जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू डिफेंस मंत्रा। दोस्तों, आज का जो चैप्टर है वो एक ट्रांजिशन है इंडिया की हिस्ट्री में। क्योंकि आज के चैप्टर में हम किसी एक डायनेस्टी के बारे में या किसी एक पीरियड के बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि राजपूत पीरियड जो अपन ने लास्ट लेक्चर में देखा था, उसी चैप्टर में या उसी दौर में जितने फॉरेन इन्वेजन्स हुए थे भारत में, उन सारे फॉरेन इन्वेजन्स की बात करेंगे। दो तरह के फॉरेन इन्वेजन्स हुए थे, एक अरब्स का इन्वेजन हुआ था और एक टर्क्स का इन्वेजन हुआ था। तो ये जो चैप्टर है, जैसे कि मैंने बोला कि किसी डायनेस्टी के ऊपर बेस्ड नहीं है, इसमें मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि कितने फॉरेन इन्वेजन्स हुए थे और उन फॉरेन इन्वेजन्स की वजह से पॉलिटिकल चेंजेस क्या हुए थे, जो अपन आने वाले चैप्टर में दिल्ली सल्तनत में पढ़ेंगे। तो इसीलिए मैंने कहा कि ये चैप्टर जो है ये एक ट्रांजिशन वाला चैप्टर है। तो इसीलिए इसके मैं क्वेश्चंस भी नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि ये इसमें से क्वेश्चंस आते भी नहीं है एज सच। जो थोड़े बहुत कुछ फैक्ट्स बता दूंगा इंपॉर्टेंट, अगर कोई क्वेश्चन आया भी तो वो उन्हीं फैक्ट्स से आएगा। दूसरा कि क्योंकि इस चैप्टर में लड़ाई झगड़ा बहुत है, जैसे कि आप ये फोटो में देख सकते हो, क्योंकि इन्वेजन हो रहे हैं, तो अब इन्वेजन में तो फिर लड़ाई होके ही रहेगी ना भाई। किसी ने इन्वेड किया तो उसको रोकने के लिए लड़ना ही पड़ेगा, चाहे जीते या हारे। तो आप ये एक्सपेक्ट कर रहे होगे कि इस चैप्टर के अंदर बहुत सारी बैटल फील्ड स्ट्रैटेजीज टैक्टिक्स वगैरह मैं बताऊंगा, जिसका स्कोप भी है, क्योंकि तुर्कों के इन्वेजन हुए, अरबों के इन्वेजन हुए, तो स्कोप है उसका। लेकिन वो मैं नहीं बताऊंगा। अब आप बोलोगे कि सर ये भी नहीं आप बताओगे, वो भी नहीं बताओगे, तो बताओगे क्या? एक्चुअली ये जो सारे टैक्टिक्स हैं और स्ट्रैटेजीज थी जो इस चैप्टर से रिलेटेड है, तो जो मेरी मिलिट्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया की सीरीज़ है ना, मैं उसमें डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। अगर इसमें बना दूंगा या इसमें बता दूंगा वो सब चीज़ें, तो फिर वहाँ पे रेलेवेंस ही नहीं रह जाएगी। तो मिलिट्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया का जो सीरीज़ है अब वहाँ तक पहुँच गया है, जहाँ पे पहले मुझे राजपूत मिलिट्री सिस्टम बताना है, और राजपूत मिलिट्री सिस्टम के बाद में टर्किश मिलिट्री सिस्टम बताऊंगा। तो उस टर्किश मिलिट्री सिस्टम और राजपूत मिलिट्री सिस्टम, वो दोनों जो होंगे ना, उसमें इस पूरे चैप्टर की जो मिलिट्री हिस्ट्री वो कवर होगी डिटेल में। क्योंकि वॉर्स और बैटल्स भी मैं बता दूंगा और दोनों के मिलिट्री सिस्टम्स भी बता दूंगा, तो वहाँ अच्छी क्लैरिटी हो जाएगी। तो अगर आपको मिलिट्री स्ट्रैटेजी और टैक्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखना है ना, तो मिलिट्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया में जाके देखना। मैं अगले 2-3 दिन में वो वीडियो डाल दूंगा। अभी यहाँ पे मैं क्या बताऊंगा, प्रोसेस बताऊंगा कि प्रोसेस क्या हुई थी, कौन सी लड़ाई हुई थी, कहाँ पे हुई थी, उसका नतीजा क्या हुआ, उसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या हुआ। तो ये छोटा सा लेक्चर है, बट ये ट्रांजिशन का एक लेक्चर है, तो इसको अपने को रखना ज़रूरी था, इसलिए मैं यहाँ पे ले रहा हूँ इसको। तो ये हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अपन इन इन्वेजन्स को देखेंगे, मिलिट्री स्ट्रैटेजी या टेक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन और देखते हैं सबसे पहला इन्वेजन कौन सा हुआ था राजपूत पीरियड में भारत के ऊपर। और ये हुआ था पहला इन्वेजन 712 AD में, जिसको बोलते हैं इन्वेजन ऑफ सिंध या इन्वेजन ऑफ मोहम्मद बिन कासिम। तो इसकी कहानी ये है कि यहाँ पे आपको नक्शे में लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा कैलिफेट। दरअसल बात ऐसी थी कि लगभग 632 AD के आसपास, 610 AD के आसपास इस्लाम का राइज हुआ था। 610 AD से लेके 630 AD के बीच में इस्लाम का राइज हुआ था। प्रोसेस थी वो भी एक। इस्लाम के राइज के बाद जब इस्लाम को प्रोपोगेट करने वाले प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ हुई, तो उनकी डेथ के बाद अब इस्लाम तो फैल गया था पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर, चाहे जिसको आजकल अपन अरेबिक वर्ल्ड बोल सकते हैं। तो वो अरेबिक वर्ल्ड में इस्लाम फैल गया और काफ़ी डोमिनेंट रिलीजन भी बन गया, एक्सेप्टेबल, इट वाज एक्सेप्टेड बाय ऑल। अब सवाल ये हो गया था कि इनका यानी कि पैगंबर मोहम्मद का सक्सेसर कौन होगा। तो उसको लेकर काफ़ी वॉर्स वगैरह हुए थे, कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह हुए थे। एंड में ये हुआ था कि उनके जो सक्सेसर बने थे वो खलीफा बने थे। उस पोजीशन को कहते थे खलीफा। तो ये 3 अलग अलग फैमिलीज थी खलीफा की। अगेन मैं उस पर डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो वहाँ से भी क्वेश्चन आते नहीं हैं आपको, तो कोई मतलब नहीं उसको अभी बताने से। कभी किसी और लेक्चर में उसकी हिस्ट्री अगर आपको इंटरेस्ट होगा तो मैं कभी और कोई एक जेनरिक वीडियो बना दूंगा उसके ऊपर। लेकिन मैं अभी सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद में उनको सक्सीड किया था उनके किसी बेटे बेटी ने नहीं, बल्कि उनके कमांडर्स और जो उनके कॉमरेड्स थे उनमें से किसी एक ने। पहले अब्बासिद खिलाफत बनी,
फिर उम्मयद खिलाफत बनी, सॉरी पहले राशिदुन खिलाफत बनी, फिर उम्मयद खिलाफत बनी, और फिर सबसे एंड में अब्बासिद खिलाफत बनी थी। 3 खलीफा आए थे, ये 3 रॉयल हाउसेस थे पैगंबर मोहम्मद के बाद। पहले राशिदुन, फिर उम्मयद और सबसे एंड में अब्बासिद आए थे। तो ये जो कहानी है ये उम्मयद खिलाफत के दौर की कहानी है। पैगंबर मोहम्मद की डेथ हो चुकी थी, उनको राशिदुन खिलाफत या खलीफा सक्सीड कर चुका था, वो भी ख़त्म हो गया था और उम्मयद खिलाफत आ गई थी। तो ये वही समय था जब अरब्स ने बड़े कॉन्क्वेस्ट किए थे, एक नई जोश की और एक अपने टेरिटरी को एक्सपैंड करने की लहर उनके अंदर आ गई थी। और स्पेन से लेके सेंट्रल एशिया तक, बीच का सारा इलाका, नॉर्थ अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, टर्की, एनाटोलियन प्लेटू, ये सब इन्होंने जीत लिया था, ईरान। तो अब उनकी इच्छा थी कि और आगे बढ़ा जाए। अब और आगे बढ़ने के प्रोसेस में सबसे पहला अटेम्प्ट उन्होंने किया सिंध के इलाके में, जो अभी भी सिंध ही कहलाता है, तब भी सिंध ही कहलाता था, उसका नाम ही नहीं बदला। और इसी सिंध के बेसिस पे इंडिया का नाम पड़ा हिंद, क्योंकि जो अरब्स होते थे या पर्शियंस होते थे वो एक्चुअली सिंध को रेफर कर रहे होते थे, इंडस रिवर और उसके आसपास के एरियाज़ को, वहाँ से वो इंडिया शुरू मानते थे, पर वो स को ह प्रोनाउंस करते थे तो वो उसको हिंद बोलते थे, बट एक्चुअली उनका मीनिंग था सिंध। तो ये बहुत समय से टारगेट पे था अरब्स के कि यार सिंध को अगर अपन जीत ले तो इंडिया की तरफ अपने गेट्स खुल जाएंगे, अपन अपने एम्पायर को इंडिया की तरफ आगे फैला सकते हैं। तो इसका मौका उनको मिला लगभग 712 AD में, और उसकी कहानी ये है, इसके बारे में जो अपने को इंफॉर्मेशन मिलती है, इट्स info is obtained from literature चर्चनामा, जो अबू बकर नाम के किसी स्कॉलर ने लिखा था। तो ये जो चर्चनामा है, ये चर्चनामा एक उस डायनेस्टी के नाम पर लिखा गया लिटरेचर है जो सिंध के इलाके में रूल करती थी। ये जो चर्च थी, ये सिंध वॉज रूल्ड बाय राजा दाहिर ऑफ चर्च डायनेस्टी। तो चर्च डायनेस्टी का इतिहास भी है, और उसी प्रोसेस में यहाँ पे मोहम्मद बिन कासिम के हमले का भी पूरा ब्यौरा इस लिटरेचर के अंदर दिया। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता था, क्या हो रहा था, एक तो अरब्स का पहले से प्लान था, मतलब उनके दिमाग में ही था कि हमको इन्वेजन करना है और इस टेरिटरी को जीतना है, ये तो था उनके दिमाग में, पर मौका नहीं मिल रहा था। तो मौका कैसे मिला? मौका ऐसे मिला कि श्रीलंका से सेल करके एक जहाज़ जा रहा था, और समवेयर अराउंड हियर उस जहाज़ को पायरेट्स ने अटैक करके लूट लिया, और उसके जो क्रू मेंबर्स थे जिसमें लेडीज़ भी थी उनको अपहरण कर लिया, उनको एब्डक्ट कर लिया। अब ये खबर जो थी खलीफा तक पहुंची कि भाई ये अरब्स का जहाज़ था, ये खबर खलीफा तक पहुंची कि हमारे जहाज़ को लूट लिया गया है, उसमें जो क्रू थे उनको एब्डक्ट कर लिया गया है, तो अब हमको इनको छुड़ाना है। तो क्योंकि टेरिटरी राजा दाहिर के अंडर में आती थी या उनके किंगडम के पास में आती थी, इसीलिए खलीफा ने राजा दाहिर को ये कहा लेटर लिख के कि आप जो भी वो लुटेरे हैं उनसे हमारे क्रू मेंबर्स को छुड़ाओ, और जो भी हमारा नुकसान हुआ इसका कॉम्पनसेशन दो। तो राजा दाहिर का ये कहना था कि क्यों, पहले तो मैंने लूटा नहीं आपके जहाज़ को, ना मैंने लुटेरे भेजे आपके जहाज़ को लूटने के लिए, और ना ही मेरे अंडर में ऐसे कोई लुटेरे ऑपरेट करते हैं, तो वो क्रू मेंबर्स को कहाँ ले गए हैं मुझे नहीं पता। और इस सबके बावजूद आप मुझे आदेश क्यों दे रहे हो, क्योंकि मैं आपके सबऑर्डिनेशन में तो हूँ नहीं। अगर आपने मदद मांगी होती तो अलग बात थी, बट मैं आपके ऑर्डर्स नहीं मानूंगा, ये आपका मामला है, आप ही देखो। अब जहाज़ का तो जो भी होना था हुआ, लेकिन खलीफा को गुस्सा आ गया, और उसको जो वजह चाहिए थी उसको पर्याप्त वजह मिल गई, सफिशिएंट उसको रीज़न मिल गया कि बस बहुत हो गया, अब तो अटैक करना है। इनकी टेरिटरी में हमारे जहाज़ लूटे गए, हमारे क्रू मेंबर्स को एब्डक्ट किया गया,
और इन्होंने मदद करने से मना कर दिया, अब हम इनके ऊपर अटैक करेंगे। और तब मोहम्मद बिन कासिम को भेजा गया था इस टेरिटरी में अटैक करने के लिए। जब मोहम्मद बिन कासिम इस टेरिटरी में अटैक करने के लिए आया तो ये बताया जाता है लिटरेचर में कि वो बहुत ही यंग था, 17 साल का ही था, विच इज़ अगेन वेरी सरप्राइजिंग फैक्ट। इसके ऊपर कई स्कॉलर्स डिबेट भी करते हैं कि नहीं नहीं ये ज़रूरी नहीं कि वो 17 का था, बट जो कुछ भी है ही वॉज यंग, वो यंग तो था, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जैसा कि जनरली हिस्ट्री में लगता है कि ही केम, ही सॉ एंड ही कॉन्कर्ड, ऐसा नहीं था। 712 एडी में जो जीत मिली थी मोहम्मद बिन कासिम को, बड़े पापड़ बेलने के बाद मिली थी। राजा दाहिर की सेना ने और जो दूसरे राजा दाहिर के एसोसिएट्स थे इस रीजन में, दे गेव अ वेरी हार्ड टाइम टू मोहम्मद बिन कासिम। ये इजी नहीं था मोहम्मद बिन कासिम के लिए जीतना यहाँ पे, ये बड़ी लंबी लड़ाई थी और बड़ी कॉम्प्लिकेटेड लड़ाई थी। तो मैं अगेन इसको अभी यहाँ पे टच नहीं करूँगा, कभी और मौका मिला तो मैं इस लड़ाई के बारे में आपको बताऊंगा कि ये लड़ाई हुई क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड लड़ाई थी, कम समय में कई मोर्चों पे लड़ाई हुई थी। और आखिरी मोर्चे पे डिसाइसिवली डिफीट हुई थी राजा ताहिर की, जब राजा ताहिर का हाथी बैटलफील्ड से उतर के नदी में चला गया था और वो कमांड एंड कंट्रोल लूज कर गए थे और इजी टारगेट भी बन गए थे। तो उसके बाद ये लड़ाई जो है मोहम्मद बिन कासिम के पाले में जाती, वरना उसको भी बहुत सारे सेटबैक्स लगे थे उस पूरे। ये एक्चुअली एक वॉर था जिसमें कई बैटल्स लड़े गए थे, बट हिस्टोरिकली अपन देखते हैं तो हिस्टोरिकली अपने को पता चलता है कि मोहम्मद बिन कासिम की जीत हुई थी, राजा दाहिर की हार हुई थी, और सिंध के पूरे रीजन में जो अरब्स थे उनका डोमिनेंस सेटअप हो गया था। सिंध के रीजन में अरब्स का डोमिनेंस सेटअप हो गया था कंप्लीटली। तो अब अरब्स जो थे इस एरिया तक आ चुके थे और इंडिया के अंदर फर्दर इन्वेजन करने के लिए उनके जो गेट्स थे अब वो एक्सेसिबल हो चुके थे। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ओपन हो गए थे, लेकिन एक्सेसिबल हो गए थे और इसका पूरा फ़ायदा उन्होंने बहुत जल्दी उठाया। हालांकि 712 एडी में मोहम्मद बिन कासिम ने जो स्प्लेंडेड विक्ट्री अचीव करी फॉर अरब्स, वो उसको बहुत ज़्यादा एंजॉय नहीं कर सका क्योंकि जल्दी उसको यहाँ से वापस अरब वर्ल्ड लौटना पड़ा। शायद किसी फैमिली फ्यूड में या चचनामा की कहानी तो बहुत अलग है, लेकिन ज़्यादातर स्कॉलर्स उस कहानी को बहुत ज़्यादा बैक नहीं करते। मैं कहानी क्या वो भी बता दूंगा आपको, बट कई लोग ये मानते हैं कि किसी फैमिली फ्यूड में उसकी हत्या हो गई थी, तो ही कुड नेवर रिटर्न बैक टू सिंध। जो टेरिटरी उसने जीती थी वहाँ कभी वो वापस नहीं लौट के आ पाया। तो फर्दर इसका आगे पूरा फ़ायदा उठाते हुए, अच्छा चचनामा की कहानी तो मैं बताना ही भूल गया आपको। चचनामा की कहानी ये थी कि मोहम्मद बिन कासिम ने जब राजा ताहिर को डिफीट किया था तो राजा ताहिर की फैमिली को इम्प्रिजन कर लिया था और उसकी 2 बेटियां थी, यंग लड़कियां, उनको कैप्टिव बना के अपने खलीफा को गिफ्ट में देने के लिए ले गया था। जब लड़कियां खलीफा के पास पहुंची तो उन्होंने खलीफा को एक बात बताई जो पता नहीं सच थी या झूठी थी, कि उनका ये कहना था कि हमको एक गिफ्ट के तौर पे आपके लिए लेके आया, लेकिन रास्ते में इसने हमको करप्ट कर दिया। तो खलीफा को क्या लगा कि ये मेरे को यूज्ड गिफ्ट दे रहा है, तो खलीफा इतना गुस्सा आया हुआ कि उसने मोहम्मद बिन कासिम को ये ऑर्डर्स दिए कि इसको जीते जी इसकी खाल खिंचवाई जाए और उसके ऊपर बैल की खाल सी ली जाए। इतनी बुरी मौत उसको दी थी। अब ये स्टोरी कितनी सही है या नहीं है आई डोंट नो, बट ये स्टोरी है चचनामा की। बट एक चीज़ क्लियर है, चाहे ये स्टोरी हो या कोई दूसरे अकाउंट्स हो, मोहम्मद बिन कासिम की इस लड़ाई में जीत के बहुत ही जल्दी बाद डेथ हो गई थी और भारत में फर्दर आगे के जो इन्वेजन्स थे उसको करने के लिए वो मौजूद नहीं था। लेकिन अरब्स के पास में कमांडर्स की कोई कमी नहीं थी उस ज़माने में, और इसीलिए अगला जो हमला होता है इंडिया के अंदर लगभग 725 एडी से लेके 740 एडी के बीच में, 712 एडी में अरब्स ने सिंध को जीत लिया। ये आपको पता चल गया, 712 एडी में अरब्स ने सिंध को जीत लिया। 10-12 साल वो सिंध में कंसोलिडेट कर रहे होंगे, जो भी लोकल रेबेलियंस उनके अगेंस्ट हो रहे थे उनको क्रश कर रहे होंगे। आगे
जिन रूलर्स के साथ उनको मुकाबला करना है उनकी इन्फॉर्मेशन ले रहे होंगे, कुछ लोकल ट्रूप्स को अपने साथ में जोड़ रहे होंगे। ये सारी प्रोसेस में उनको 10-12 साल लगे होंगे कंसोलिडेट करने में। एक बार जब वो कंसोलिडेट हुए तो उन्होंने फर्दर आगे हमले करने शुरू किए। दिस इज सिंध रीजन, ये सिंध का इलाका है और ये प्रेजेंट डे राजस्थान का इलाका है। अल जुनैद ने बहुत सारे हमले किए थे। अल जुनैद ने राजस्थान की तरफ आगे बढ़ के हमला किया था, इसने गुजरात की तरफ आगे बढ़ के हमला किया था, इसने वेस्टर्न मध्य प्रदेश की तरफ आगे बढ़ के हमला किया था और इसने एक कोशिश कश्मीर की तरफ भी करी थी। आज का जो जम्मू कश्मीर है उसकी तरफ भी इसने एक कोशिश करी थी। वहाँ पे प्रॉब्लली ये बहुत बुरी तरह से फेल हो गया था, लेकिन बाकी जगह इसको काफ़ी सक्सेस मिली थी अलग अलग इलाके की टेरिटरीज टेम्परेरीली ऑक्यूपाई करने की। और अल जुनैद आफ्टर कासिम इन्वेडेड फॉलोइंग अल जुनैद की जो कॉन्क्वेस्ट थी आफ्टर मोहम्मद बिन कासिम, उसका जो अपने को वृत्तांत मिलता है अरबिक लैंग्वेज में, जो अलग अलग टेरिटरीज इंडिया की मेंशन की गई है, उन टेरिटरीज को जब अपन ट्रांसलेट करते हैं तो लोकल बहुत सारे इंडिया की जो टेरिटरीज है उसके नाम आते हैं, जैसे अल किराज मतलब कि ही ट्राइड और मे हैव पार्शियली अटैक्ड द कश्मीर रीजन। मेमाद, अभी जो मेमाद है ना, इसको लेकर भी दो थ्योरीज है कि आइदर इट इज मारवाड़ या फिर मेवाड़। जुर्ज के लिए गुजरात, उज्जैन इज उज्जैन, वेस्टर्न मध्य प्रदेश तक आके भी इसने हमला किया था। मालवा यानी कि मालवा, अगेन ये उज्जैन और उसके आसपास के इलाके को ही मालवा बोलते हैं। सुरस्त इज सौराष्ट्र, तो ये कश्मीर है, राजस्थान के इलाके है, गुजरात के इलाके, मध्य प्रदेश के इलाके और सौराष्ट्र के इलाके। ये है सौराष्ट्र का इलाका, जो गुजरात का निचला हाथ है, ये सौराष्ट्र का इलाका। ये सारे इलाकों में इसने इन्वेजन्स किए, परमानेंट कॉन्क्वेस्ट नहीं किए, परमानेंट कॉन्क्वेस्ट नहीं हुए, लेकिन इन्वेजन्स हुए, प्लंडरिंग हुआ, टेम्पल्स डिस्ट्रॉय हुए होंगे, लोकल पॉपुलेशन जितनी इनकी पकड़ में आई होगी उनको एनस्लेव किया होगा। ये सारी चीज़ें अल जुनैद ने करी थी। और अल जुनैद, अब क्या होता है कि आप दुश्मन के ऊपर हमला करते हो तो पहले दुश्मन को सॉफ्टन अप करते हो। अगर दुश्मन बहुत कमज़ोर है तो पहली बार में जीत जाओगे, लेकिन अगर दुश्मन मजबूत है तो शुरुआती हमले उसको साइकोलॉजिकली डाउन करने के लिए करते हो, इकोनॉमिकली और रिसोर्सफुली डाउन करने के लिए करते हो। तो शायद ये जो अल जुनैद हमले कर रहा था उसका ऑब्जेक्टिव यही था कि जितने भी यहाँ पे किंगडम्स हैं, राजस्थान से लेके गुजरात और मध्य प्रदेश तक, इनको शॉक्स दो और इनको शॉक्स देके इनको वीक करो, कमज़ोर करो, केओटिक सिचुएशन बना दो और फिर बार बार हमले करके धीरे धीरे एक एक को ख़त्म करते जाओ। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव था। बट अल जुनैद फर्दर आगे एक्सपेडिशंस लीड नहीं करता है, उसकी जगह कमांडर्स चेंज होते हैं। पहले अल तमीम आता है उसकी जगह, लेकिन अल तमीम जब हमला करता है तो इंडियंस अब फियर्स काउंटर अटैक्स करना शुरू करते हैं, क्योंकि इस तरह के जो हमले थे, भारत के अंदर घुसे चले आना, लोगों को मारना, एनस्लेव करना, लूटपाट करना, मंदिर तोड़ना, ये सारी चीज़ें जो थी इंडियंस के लिए एक्सेप्टेबल नहीं थी। तो बहुत सारे इंडियन पावर्स जो अदरवाइज एक दूसरे से लड़ती रहती थी वो यूनाइट हो गई और यूनाइट होकर उन्होंने रेजिस्टेंस दिया, काउंटर अटैक्स उनके होने शुरू हो गए। अल तमीम भी फिर रिप्लेस हो जाता, उसकी जगह आता अल हक्काम। अल हक्काम के दौर में डिसाइसिव अटैक्स किए थे अरब्स ने और इसी समय अरब्स को डिसाइसिव डिफीट भी मिली थी इंडियंस के हाथ और उसके कई एविडेंसेस हैं, इंस्क्रिप्शनल एविडेंसेस। प्रतिहार डायनेस्टी के नागभट्ट, राष्ट्रकूट ट्रूप्स, चालुक्य ट्रूप्स, प्रतिहारों के फ्यूडेटरीज, गुहिल, जो गहलोत डायनेस्टी या गुहिल डायनेस्टी थी राजस्थान के साउथ की, मेवाड़ की, ये चौहान, इन सब का नाम आता है अलग अलग इंस्क्रिप्शंस और लिटरेचर्स में, जिन्होंने अपने फोर्सेस को कंबाइन किया था, कॉन्फेडरेसी बनाई थी।
एक राजपूत कॉन्फेडरेसी यहाँ पे बन गई थी, क्योंकि भले ही आपस में एक दूसरे के दुश्मन थे, लेकिन अरब्स के इन्वेजन में नुकसान सबका होता था। तो सबने बोला कि भाई हम तो आपस में लड़ते हैं एक दूसरे के सामने, तो हम धर्म युद्ध लड़ते हैं। लेकिन ये तो एक अलग ही तरह का युद्ध हो रहा है हमारे ऊपर, जिसमें लोगों को एनस्लेव किया जा रहा है और मंदिर तोड़े जा रहे हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। तो इन्होंने बोला कि यार ये तो अपन होने नहीं दे सकते, अपनी टेरिटरी में अपने को लड़ना पड़ेगा। तो कंबाइंड होके ये लड़े और कंबाइंड होके लड़े तो कई मोर्चों पर अरबों को बुरी तरह से हराया था। इंस्क्रिप्शनल एविडेंसेस है बहुत सारे, लिटरेरी एविडेंसेस तो मैंने लिखे ही नहीं है, मेनली जो इंस्क्रिप्शनल एविडेंसेस लिखे हैं, जैसे एक इंस्क्रिप्शन है 738 AD इंस्क्रिप्शन मेंशंस अबाउट जयभट्ट दैट ही असिस्टेड किंग ऑफ वल्लभी। वल्लभी मतलब गुजरात का इलाका, भारत में गुजरात के इलाके को वल्लभी कहा जाता था। ये मैंने आपको एम्परर हर्षवर्धन के पीरियड में भी बताया था। टू इन्फ्लिक्ट अ क्रशिंग डिफीट ऑन अरब्स, नवसारी ग्रांट ऑफ 739 AD mentions Avni Janashray Pulkeshin giving a crushing defeat to the Arabs. अनिवर्तक निवर्तृत्व मतलब कि जिसके प्रोटेक्शन में पूरी धरती पनाह लेती है, मतलब उस समय जो उसकी टेरिटरी थी, उसकी टेरिटरी का प्रोटेक्शन पूरी तरह उसी के हाथों में था। सभी कोई उसी को रिक्वेस्ट करते कि भाई आप ही बचाओ इस इन्वेडर से। तो इसीलिए टाइटल इन्होंने लिया अनिवर्तक निवर्तित्र, बड़ा डिफिकल्ट प्रोनाउंसिएशन, निवर्तित्र, बट ये अपने को पता चलता है। अपनी जनाश्रय पुलकेशिन का नाम जैन लिटरेचर में भी नागभट्ट का नाम नाहद के नाम से मेंशन है, जिसने अरब आर्मी को डिफीट किया था। और ग्वालियर के इंस्क्रिप्शन में जो प्रतिहार डायनेस्टी के मिहिर भोज ने बनाया था, उसमें भी नागभट्ट का नाम मेंशन है कि इन्होंने अरब्स को, या उस समय अरब्स वगैरह नहीं लिखते थे, इंस्क्रिप्शंस में मलेच्छ लिखा जाता था, ये जो फॉरेन इन्वेडर्स होते थे उनके लिए। तो हर जगह वो मेंशन है। तो अरब्स को डिफीट मिली थी 740 AD के आसपास। 725 AD से लेके 740 AD के बीच में कई युद्ध हुए थे। कुछ में अरब्स को इनिशियली जीत मिली थी और डिसाइसिव बैटल्स जो हुए थे, डिसाइसिव बैटल्स में इंडियंस यूनाइट हो गए थे और इंडियंस में यूनाइट होके अरब्स को डिफीट करके इंडस रिवर के वेस्टर्न बैंक पे खदेड़ दिया था। उसके बाद अरब्स कभी भी इंडस रिवर पार करके भारत पे नहीं एंटर कर पाए थे। तो अरब्स की जो कॉन्क्वेस्ट थी वो तो यहाँ पर ब्रेक हो गई थी और बहुत लंबे समय तक कोई और फॉरेन इन्वेडर आया नहीं भारत में। जिस तरह से अरब्स हारे थे उस समय, तो अरब्स बहुत बड़े कॉन्करर थे, पूरी दुनिया में उन्होंने कॉन्क्वेस्ट किया था। और इंडिया में उनकी जिस तरह से हार हुई थी, तो उस समय फिर अगले लगभग आप समझ लीजिए 300 सालों तक भारत पे किसी ने नज़र उठा के नहीं देखा कि 740 AD में डिसाइसिव डिफीट हमने दी अरब्स को। और फिर अगला जो मेजर हमले हमारे ऊपर होने शुरू हुए वो 1000 AD के बाद होने शुरू हुए, मतलब ऑलमोस्ट 270 साल, 260 साल भारत की तरफ किसी ने आँख नहीं उठाई। इतनी क्रशिंग डिफीट दी थी भारतीयों ने अरब्स की। पर फिर जब समय बहुत हो गया और जो भारत के अंदर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, चालुक्य, पाल, इनके जैसी बड़ी बड़ी ताकतें थी, इनका भी डिसइंटीग्रेशन हो गया। तो भारत में बहुत सारे किंगडम्स बन गए, कई चौहान है, कई तोमर है, कई हिंदूशाही है, कई सोलंकी है, कई परमार है, कई कलचुरी है, कई खेड़वाल है। तो अब क्या था, अब फॉरेन इन्वेडर्स के लिए एक बार फिर से भारत ओपन हो रहा था, ओपन टू इन्वेड, एक्सेसिबल, इजी टू इन्वेड, इजी टू प्लंडर, क्योंकि अब ये छोटे छोटे किंगडम्स की छोटी छोटी आर्मीज होती थी। ये किंगडम्स भी आपस में लड़ते रहते थे एक दूसरे से, यूनाइटेड नहीं थे। इनकी आर्मीज़ भी जो होती थी वो छोटी छोटी होती थी और फ्यूडल लॉर्ड्स की आर्मी होती थी। फुल टाइम आर्मी नहीं रखते थे, छोटी छोटी आर्मीज़ रखते थे, वो भी पार्ट टाइम आर्मीज़ रखते थे। इसका पूरा फ़ायदा उठाया एक सेंट्रल एशियन वॉर लॉर्ड के बेटे महमूद गजनवी। महमूद गजनवी एक सेंट्रल एशियन या अफ़गानिस्तान के अंदर रहने वाले वॉर लॉर्ड सुबुक्तगीन का बेटा था। और महमूद गजनवी को एक बहुत बड़ी जीत मिल गई थी हिंदू शाही डायनेस्टी के अगेंस्ट, जब उसने जयपाल को डिफीट किया था। महमूद सक्सीडेड
defeating Jaipal of हिंदू शाही डायनेस्टी। ये इसके लिए टर्निंग पॉइंट था। बैटल ऑफ वे हिंद हुआ था। अगेन उसमें फिर डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि जो जयपाल था, जयपाल की जो टेरिटरी थी जहाँ पे वो रूल करता था, वो जो टेरिटरी थी, ये पूरी टेरिटरी इंडिया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जो ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, जो ज़्यादातर टेरिटरी अब पाकिस्तान, तो इसमें पाकिस्तान का पंजाब है, नॉर्थ पाकिस्तान है, इवन अफगानिस्तान तक के हिस्से, जम्मू कश्मीर छोड़ दो, वो इनके पास में नहीं, लेकिन ये अफगानिस्तान तक की जो टेरिटरीज थी, काबुल, इवन काबुल भी उसके कंट्रोल में था, काबुल तक का उसकी टेरिटरी हुआ करती थी। और ये जो गजनी था, महमूद गजनवी, ये पीछे था काबुल से, फर्दर और काबुल से इस तरफ था। तो यहाँ पे तुर्क थे, आप देखो तुर्क कितने दूर थे भारत से, यहाँ पे तुर्क थे। और इंडिया की जो टेरिटरी थी, इंडिया की टेरिटरी यहाँ तक फैली हुई थी। तो जयपाल की जो हिंदूशाही डायनेस्टी थी, दैट वाज द फ्रंट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट एनी टर्किश इन्वेजन। गजनवी कौन था? गजनवी अरब नहीं था, अरब्स तो फिर कभी भी नहीं आया भारत में इन्वेजन करने के लिए। ये जो था, ये एक तुर्क कहा जाता है, टर्क। तो इनकी नज़र थी कि अब भारत पे घुसे, लेकिन इनका इमीडिएट एनिमी जो हिंदूशाही डायनेस्टी थी और उसका रूलर जयपाल था, बहुत स्ट्रॉन्ग था। और कई बार इनके फादर को, सुबुक्तुगीन को, लड़ाइयों में हरा के पीछे धकेल चुका था। लेकिन एक ऐसी लड़ाई हुई थी जिसमें, अब के लड़ाई में देखो कुछ भी हो सकता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप सिर्फ डिफेंस ही डिफेंस कर रहे हो, तो कभी ना कभी आपके डिफेंस का कोई सैचुरेशन पॉइंट आएगा। आप हमेशा नहीं जीत सकते डिफेंड करके, हो सकता है कभी आप हार जाओ। और जब जयपाल की डिफीट हुई, तो गजनवी ने उसको प्रिजनर ऑफ वॉर बनाया और बहुत पैसा लिया उसके बेटे से, आनंदपाल से, और बहुत पैसा लेने के बाद उसको छोड़ा, टेरिटरी भी ली, पैसा भी लिया। तो इस प्रोसेस में क्या हुआ कि इनके हाथ से ना ये पूरी टेरिटरी निकल गई, ये सारी टेरिटरी इनके हाथ से निकल गई। और इंडिया की जो लिमिट्स थी हिंदूशाही डायनेस्टी की, सिर्फ पंजाब तक लिमिटेड हो गया। और ये पूरी टेरिटरी यहाँ तक, नॉर्थ पाकिस्तान तक की टेरिटरी, ये गजनवी के कंट्रोल में आ गई। हालांकि अभी भी हिंदूशाही बचे थे, पंजाब के इलाके में बचे थे, लेकिन जो खैबर के दर्रे हैं, जहाँ पर हिंदूशाही एक मजबूत डिफेंस लगा के बैठते थे और वहाँ से किसी को घुसने नहीं देते थे, वो उनके हाथ से निकल गया। मतलब ये समझ लो कि आपके किंगडम का दरवाज़ा आपके हाथ से निकल गया। अब जो भी लड़ाई होगी आपके कमरे में होगी। पहले क्या होता था, दुश्मन घर के बाहर खड़ा और आप दरवाजे से लड़ाई कर, दुश्मन घुस नहीं पाया, लेकिन अब दरवाज़ा उसने कब्जे में ले लिया, यानी कि खैबर का दर्रा। तो अब वो घुसेगा आपके घर में। अब जो आप लड़ाई लड़ोगे प्योरली डिफेंसिव लड़ाई है, क्योंकि अब आपके घर में लड़ाई हुई, पंजाब के मैदानों में लड़ाई हुई। और वो भी किस कंडीशन में? जयपाल हार गया, टेरिटरी लूज कर गया, खूब सारा पैसा देना पड़ा गजनवी को जयपाल को छोड़ने के लिए। और जब जयपाल छूटा तो जयपाल इतना ह्यूमिलिएट हो गया अपनी इस हार से कि उसने सेल्फ इमोलेशन कर लिया, खुद को जला दिया और ख़त्म कर दिया। तो वो एक अलग साइकोलॉजिकल सेटबैक कि हमारा स्ट्रॉन्ग रूलर ख़त्म हो गया, ह्यूमिलिएट हो गया, मारा गया, नहीं बचा। अब उसका जो बेटा था आनंदपाल, शायद वो, हालांकि आनंदपाल ने बहुत जम के लड़ाई करी, बट वो गजनवी को रोक नहीं पाया। आनंदपाल के बाद त्रिलोचन पाल ने भी जम के लड़ाई करी,
बट वो भी रोक नहीं पाए और अल्टीमेटली इस डायनेस्टी को पूरी तरह से डिफीट करते हुए अगले कुछ सालों में 1000 AD तक आते आते ये पूरी टेरिटरी अब गजनवी के पास आ गई थी। अब तुर्कों की टेरिटरी पूरे पंजाब तक फैल चुकी थी, तुर्क पूरे पंजाब तक फैल चुके थे। अब गजनवी के पास में पूरा भारत ओपन था। पंजाब के मैदानी इलाकों से वो जहाँ चाहे हमला कर सकता था। अब सब कुछ बहुत एक्सेसिबल था। थानेश्वर एक्सेसिबल था, मथुरा एक्सेसिबल था, कन्नौज एक्सेसिबल था, अजमेर एक्सेसिबल था। और एक बार आप इन पॉइंट्स पे पहुंच गए, इन पॉइंट्स पे एक बार आप पहुंच गए तो फिर आप सेंट्रल इंडिया की तरफ भी जा सकते थे कन्नौज से, ये भी एक्सेसिबल हो जाता था। तो अब गजनवी ने इसका पूरा फायदा, देखो गजनवी को भारत जीतना नहीं था, उसका कभी ऑब्जेक्टिव रहा नहीं था कि पूरे इंडिया को जीते। पंजाब को जीतने के पीछे उसका ऑब्जेक्टिव था कि ये जो एक्सेस रूट है इंडिया का, खैबर के दर्रे से नीचे उतर के पंजाब, ये पूरा अपने कंट्रोल में आ जाए। तो इसको एक लॉन्च पैड बना के भारत के जो रिच सिटीज़ हैं उसके ऊपर अटैक किया जा सकता है। दिल्ली के ऊपर हमला कर सकते हैं, थानेश्वर के ऊपर हमला कर सकते हैं, अजमेर के ऊपर, कन्नौज के ऊपर, मथुरा, ये बड़े शहर थे उत्तर भारत के, और इनको लूट सकते। तो गजनवी का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव था भारत को लूटना और उस लूट के पैसे से एक बहुत स्ट्रॉन्ग आर्मी बनाना और उस स्ट्रॉन्ग आर्मी के दम पे पूरे सेंट्रल एशिया को जीतना, जो कि अल्टीमेटली उसने जीता। ये आप देख सकते हो, उसकी टेरिटरी पूरी इतनी फैल गई थी। और उसका फंडिंग कहाँ से आया? इंडिया के शहरों को लूट के। क्या इंडिया के राजा केपेबल नहीं थे अपने सिटीज़ को प्रोटेक्ट करने में? बिल्कुल थे, लेकिन गजनवी को उनकी वीकनेस पता थी कि इनके पास में किसी के पास भी बड़ी बड़ी परमानेंट आर्मीज़ नहीं है। परमानेंट आर्मीज़ इंडियन रूलर्स के पास में 10,000, 15,000, 20,000 की होती थी। हालांकि इंडियन रूलर की आर्मी 50,000 की हो सकती थी, लेकिन उसमें से जो परमानेंट सोल्जर्स होते थे सिर्फ 15 होते थे, 15,000। बाकी के 30-35,000 जो होते थे वो पार्ट टाइम सोल्जर्स होते थे कि खेती बाड़ी भी कर रहे हैं और रिक्वायरमेंट हुई तो हथियार उठा के युद्ध के लिए भी चले गए। तो ऐसे जो सोल्जर्स होते हैं वो कभी भी बहुत अच्छे क्वालिटेटिवली सोल्जर्स बहुत अच्छे नहीं हो पाते, खासतौर पे जब उनका मुकाबला एक फुल टाइम आर्मी से हो रहा है। अगर उनका भी मुकाबला उन्हीं की तरह पार्ट टाइम आर्मी से हो रहा हो तो ठीक है, लेकिन एक तरफ पार्ट टाइम आर्मी है जिसमें 50,000 की सेना है पर 15,000 ही फुल ट्रेंड है और 35,000 हाफ ट्रेंड है, और उसका मुकाबला आप 25,000 की फुल ट्रेंड आर्मी से करवा दो। 25,000 की फुल ट्रेंड आर्मी भारी पड़ जाएगी। भले इधर आपको 50,000 दिख रही है आर्मी, बट इसमें से 35,000 अनट्रेंड है या हाफ ट्रेंड है, और उधर 25 के 25,000 वेल ट्रेंड है, कोऑर्डिनेटेड है, तो वो 25,000 हमेशा भारी पड़ेगी। ये बात गजनवी को पता थी कि इंडियंस का जो मिलिट्री सिस्टम है, ये छोटे छोटे किंगडम्स इकोनॉमिकली इतने वीक हैं कि ये बड़ी आर्मी नहीं रख सकते, सैलरी नहीं है देने के लिए, तो क्या करते हैं? पार्ट टाइम आर्मी रखते हैं। और पार्ट टाइम आर्मी चलो ठीक है, क्वालिटेटिवली कैसी भी, फिर भी भीड़ खड़ी हो जाए सामने तो आसान नहीं होता उसको पार करना। बट दूसरी प्रॉब्लम यहाँ पे ये थी कि ये जो पार्ट टाइम आर्मी होती थी ये इकट्ठी होने में भी टाइम लगाती थी। मतलब कि अगर किसी टेरिटरी के ऊपर हमला हो, तभी जो पार्ट टाइम आर्मी है, जैसे मान लो कि ये किंगडम है, मान लो ये किंगडम है चौहान, और उसी से लगता हुआ एक किंगडम है तोमर्स का, इधर से एक और किंगडम है लगता हुआ सोलंकीज का, इधर से एक लगता हुआ किंगडम है कलचुरीज का। अब देखो क्या होता था कि अगर आप चौहान, तो ये आपके दोस्त नहीं है, गजनवी से तो आपको खतरा है, बट इनसे भी खतरा है। तो आपकी आर्मी मान लो 50,000 की, तो आपको 50,000 में से
कुछ आर्मी यहाँ लगानी पड़ेगी। इन बॉर्डर्स को भी तो प्रोटेक्ट करना है, ये वाली बॉर्डर्स को भी तो प्रोटेक्ट करके रखना है। सारी आर्मी आप यहाँ थोड़ी लगा सकते हो, कुछ आर्मी आपको, अब यही चीज़ सबके साथ, इनको भी कुछ आर्मी इधर लगानी, कुछ इधर लगानी, कुछ इधर लगानी, कुछ इनके साथ लगानी। इनका भी यही सीन है, इनकी भी आर्मी कुछ इधर लगेगी, इधर लगेगी, इधर लगेगी। तो ये छोटे छोटे किंगडम्स की जो छोटी छोटी आर्मीज थी, ये भी इनके पूरे किंगडम में स्कैटर्ड होती थी। और इनके जो टाउन्स होते थे वो तो एक ही जगह होते थे। मान लो इनकी टेरिटरी में एक टाउन है यहाँ, या यहाँ पे एक टाउन है, इनकी टेरिटरी में एक टाउन है यहाँ, है ना, या इनकी टेरिटरी में एक टाउन है यहाँ। तो अब गजनवी का क्या प्लान था, उसको क्या करता था? वो ये करता था कि सीधा और तेजी से टाउन पे अटैक किया, उसको लूटना शुरू किया। अब उस टाउन को डिफेंड करने के लिए बहुत कम ट्रूप्स होते थे या लिमिटेड ट्रूप्स होते थे, है ना, और बाकी जो ट्रूप्स होते थे वो इस टाउन को बचाने के लिए जब आगे आते थे तो उनको यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम लगता था। और इतने टाइम में गजनवी इस टाउन को लूट पाट करके जा चुका होता था, क्योंकि उसकी जो पूरी स्ट्रैटेजी और टैक्टिक्स थी रफ्तार के ऊपर बेस्ड थी। अचानक हमला करो, डोंट अलाउ इंडियंस टू गैदर इन स्ट्रेंथ। अचानक हमला करो, जितना लूट सकते हो उतना लूटो, और वो सब लूट पाट करके वापस निकल जाओ। बाय द टाइम इंडियंस ग्रुप बनाए और यूनाइटेड होकर रेजिस्टेंस देना शुरू किया, तब तक तो निकल जाता था। तो ये जो उसकी स्ट्रैटेजी थी ये काम कर रही थी। और इंडियंस की ये वीकनेस थी कि उनकी लार्ज स्टैंडिंग आर्मीज नहीं थी जो पूरे बॉर्डर पे तैनात कर सकती थी, और एक दूसरे से भी बचना था इंडियंस को, तो अपनी आर्मीज दूसरी बॉर्डर्स पे भी लगा के रखनी होती थी। तो इसका बड़ा फ़ायदा उठाया गजनवी ने और बहुत सारे हमले किए। जो उसका फाइनल और बड़ा अटैक था वो सोमनाथ पे हुआ, जो इस रास्ते से आगे बढ़ के उसने सोमनाथ पे अटैक किया था, सोमनाथ के मंदिर को डिस्ट्रॉय किया था। यहाँ पे भी वही हुआ, 10-15 हज़ार प्रशिक्षित सेना थी सोलंकियों की, और बाकी बहुत सारे वॉलंटियर्स आए थे सिविलियंस मंदिर को डिफेंड करने के लिए, बट वो अनट्रेंड थे। फिर भी 2.5 दिन तक लड़ाई चली थी, बैटल ऑफ सोमनाथ। शुरू के 2 दिन तक जो फ्रंट लाइन ऑफ डिफेंस था, जो ट्रेंड सोल्जर्स का था, तो 2 दिन तक उन्होंने घुसने नहीं दिया गजनवी को। पहला घेरा नहीं तोड़ पाया गजनवी 2 दिन तक। लेकिन जैसे पहला घेरा टूटा तो दूसरा जो घेरा था, जो नंबर में ज़्यादा था, बट वो आधे दिन में टूट गया, और फिर सोमनाथ के मंदिर को उसने प्लंडर किया। तो ये जो 998 AD से लेके 1028 AD के बीच का भारत का इतिहास है, ये भारत के सबसे बुरे दौरों में से एक है, जो भारत पे लगातार इन्वेजन हुई थी। क्यों? क्योंकि कोई ऐसी बड़ी पावर नहीं थी जो डिफेंड कर सके, या किसकी बहुत बड़ी आर्मी हो जो इसको रोक सके। और मिलिट्री सिस्टम हमारा ऐसा हो गया था, टेम्परेरी आर्मी या पार्ट टाइम आर्मी का, कि इन्वेडर्स ने उसका पूरा फ़ायदा उठाया। तो इसीलिए भारत जैसे देश को अगर सरवाइव करना है ना, तो उसको एक परमानेंट और लार्ज आर्मी हमेशा रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि गजनवी वाली आइडियोलॉजी जो है, या गजनवी का जो आइडिया था भारत पे इन्वेजन करने का, वो ख़त्म नहीं हुआ है ना अभी। आज पाकिस्तान है जो गजनवी बना हुआ है। पाकिस्तान तो वैसे भी गजनवी को हीरो मानता है ना, उसने तो अपनी मिसाइल के नाम भी रख रखे गजनवी से। तो गजनवी तो ख़त्म हो गया है, लेकिन गजनवी का जो एग्रेसिव अप्रोच है या प्लंडरिंग अप्रोच है, वो आज भी पाकिस्तान के रूप में जिंदा है। और अब तो और भी नए नए दुश्मन आ गए। तो इसलिए भारत को एक बड़ी और मजबूत आर्मी हमेशा रखना ज़रूरी है, नहीं तो नज़र गड़ा के बैठे ही है दुश्मन आपके ऊपर। फिर एक और लड़ाई हुई थी इस प्रोसेस में 1040 AD। महमूद गजनवी 1025 AD के बाद हमला इसलिए नहीं करता क्योंकि उसकी डेथ हो गई थी। लड़ाई में नहीं हुई थी उसकी डेथ, वो नेचुरल कॉजेज से उसकी डेथ हुई थी। लेकिन उसकी डेथ के 12-13 साल बाद उसी का एक भांजा, जिसका नाम था सालार मसूद,
invaded India and penetrated deep up to Gangetic Plains. गजनवी एक बात हमेशा ध्यान रखता था, पहले तो भारत में बहुत डीप पेनिट्रेशन नहीं करना, और दूसरा कि अगर किया भी है तो फटाफट वापस निकल जाए। भारत में सबसे डीप पेनिट्रेशन जो गजनवी ने किया था कलिंजर तक किया था, जो प्रेजेंट डे बुंदेलखंड के इलाके में काफ़ी डीप पेनिट्रेशन था, बट ही ऑलवेज केप्ट ओपन हिज एग्जिट डोर, क्योंकि उसको पता था कि इंडियंस अगर इकट्ठे हो गए और रिट्रीट के रास्ते ब्लॉक हो गए तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो वो हमेशा ये इंश्योर करता था कि रिट्रीट का रास्ता खुला रहे, क्योंकि भारत में अगर फंस गए इतनी दूर आके और पीछे से ब्लॉक हो गया रास्ता, तो कहाँ जाएंगे, कौन बना देगा इनको, कौन सपोर्ट करेगा इनको, मर जाएंगे तो बहुत बुरी तरीके से। तो वो एग्जिट रूट हमेशा रखता था। ये गलती उसके भांजे ने कर दी बैटल ऑफ बहराइच में। पहले तो भारत में बहुत डीप पेनिट्रेशन कर दिया गैंजेटिक प्लेन्स में, एज फार एज अप टू बहराइच, ऑलमोस्ट ईस्टर्न उत्तर प्रदेश। और फिर यहाँ बैठ के सारे लोकल रूलर्स को चैलेंज किया कि मुझे टैक्स पे करो, नहीं तो मैं एक एक करके तुम्हारी टेरिटरीज पे अटैक करूँगा। प्रॉबेबली शायद इस्लाम एक्सेप्ट करने के लिए भी फोर्स किया था। अब इसका नतीजा ये हुआ कि इसने इंडियन रूलर्स को टाइम दे दिया मोबिलाइज करने का, यूनाइट होने का, मोबिलाइज करने का। गजनवी मोबिलाइज करने का टाइम नहीं देता था, आया, लूटा, भाग गया। इंडियंस को मोबिलाइज होकर इकट्ठा होने का टाइम ही नहीं मिलता था। सैयद सालार मसूद ने ये टाइम दे दिया कि इंडियंस मोबिलाइज हो सके, और उसके बाद जब इंडियंस मोबिलाइज हो गए तो फिर लड़ाई हो गई घमासान। उसी को बोलते हैं बैटल ऑफ बहराइच, जब इंडियंस यूनाइटेड अंडर राजा सुहलदेव नाम के एक राजा का जिक्र मिलता है, जिनके अंडर में इंडियंस यूनाइट होते, उस एरिया के इंडियंस, और मिलकर एक लड़ाई लड़ते। बड़ी घमासान लड़ाई थी, एंड द टर्क्स वेयर दिस टाइम डिफीटेड, क्योंकि अब लड़ाई इंडियंस की स्ट्रेंथ के हिसाब से हो रही थी। आमने सामने की लड़ाई, भीड़ के लड़ाई, और ऐसे इलाके में लड़ाई जो इंडियंस की टेरिटरी थी। तो लॉजिस्टिक, सप्लाई, मैन, इसकी कमी नहीं थी हमको, और टर्क्स बहुत डीप आ गए थे हमारी टेरिटरी में। सो ऑल्दो दे वर वेरी गुड ट्रेंड, दे वर वेरी गुड आर्मी, बट अब वो घिरा चुके थे, तो जीतना बहुत मुश्किल था उनका। और अगर जीतना तो मुश्किल था ही, पॉसिबल ही नहीं था जीत जाए। मुश्किल अब ये भी था कि अगर हारेंगे तो क्या होगा, बच के जाना मुश्किल था, क्योंकि इतना डीप आ गए थे इंडिया में। तो उसका रिजल्ट क्या हुआ, बैटल रिजल्टेड इन complete defeat of the Turks and death of Sayyid Salar Masood। सैयद सालार मसूद की डेथ हो गई थी, बचा नहीं था। इनफैक्ट पूरी टर्किश आर्मी को मार दिया था, एक भी नहीं बचा था। ऐसा कहा जाता है कि नॉट इवन अ सिंगल सोल्जर वॉज स्पेयर्ड, एवरीवन वॉज किल्ड। इतने फेडअप हो चुके थे इंडियंस तुर्कों के बार बार होने वाले हमलों, लूटपाट और तोड़ा फोड़ी से। इस बार जब तुर्क हत्थे चढ़े तो एक को भी जिंदा नहीं छोड़ा, सबको खत्म कर दिया। उस समय तुर्कों को इंडिया में तुरुष्क कहा जाता था, और भारत के राजा अब तुर्कों से लड़के उनको कंट्रोल करने के लिए, कंटेन करने के लिए अपनी आर्मी स्ट्रॉन्ग कर रहे थे। और एक स्पेशल टैक्स लिया जाता था, तुरुष्क दंड,
ये टैक्स लिया जाता था कि इस टैक्स के पैसे से हम अपनी आर्मीज़ को मॉडर्नाइज करेंगे, इंक्रीज़ करेंगे, ताकि तुर्कों को आगे बढ़ के आने से और घुस के पेनिट्रेट करके लूटपाट करने से रोका जा सके। तुरुष्क दंड नाम का एक टैक्स लेना शुरू हो गए थे। इतने परेशान हो गए थे इंडियंस तुर्कों से। जब वो हाथ लगे तो फिर ऑब्वियसली यही था जो इंडियंस कर सकते थे। The entire army was routed and not even a single soldier was spared. अब अगेन कई सालों तक हम देखो, जब भी आप एनिमी को बहुत बुरी तरीके से हराते हो तो फिर कई डिकेड्स तक, कई सेंचुरीज तक एनिमी अटैक नहीं करता। यहाँ पे 1040 एडी में आपने बहराइच की लड़ाई में बहुत बुरी तरीके से तुर्कों को हराया। तुर्क हार गए, हौसला टूट गया। 1040 एडी के बाद कोई हमला नहीं हुआ। अगला हमला कब होता है? अगला हमला होता है 1191 एडी। सॉरी, अगला हमला होता है 1178 एडी। कितना डिफरेंस है यहाँ से? लगभग 138 साल, 138 ईयर्स तक कोई तुर्क हमला नहीं करता बाहर। छुटपुट बॉर्डर के एरिया में स्कर्मिशेस होते होंगे तो होते होंगे। डीप इनटू इंडिया, डीप इनटू आवर टेरिटरी कोई पेनिट्रेशन नहीं होता, कोई अटैक नहीं होता। फिर बहुत साल बीत जाते हैं तो फिर एक तुर्क रूलर आता है जो स्ट्रांग होता है और वो कोशिश करता है हमला करने की। उसका नाम होता है मोहम्मद गौरी, मोहम्मद शिहाबुद्दीन, मुइज़ुद्दीन मोहम्मद शिहाबुद्दीन गौरी, ऐसा उसका पूरा नाम। मुइज़ुद्दीन मोहम्मद शिहाबुद्दीन गौरी, तो मैंने सिंपली गौरी लिखा है, मोहम्मद गौरी कहते हैं, मोर पॉपुलरली नोन एज मोहम्मद गौरी। तो मोहम्मद गौरी जो था उसमें जो भारत पे हमला किया, तो जो पहला हमला उसने किया वो काया दरा या काशा दरा भी बोलते हैं इसे। ये जगह उदयपुर और अहमदाबाद के बीच में सिचुएटेड है। ये जगह जो है उदयपुर और अहमदाबाद के बीच में, समवेयर अराउंड यहाँ पे सिचुएटेड है। गौरी का प्लान क्या था? गौरी का प्लान ये था कि ये टेरिटरी गौरी के कब्जे में आ चुकी थी ऑलरेडी। ये सारी टेरिटरी जो थी ये गौरी ने कैप्चर कर ली थी, मुल्तान तक की टेरिटरी। और अफगानिस्तान भी उसने कैप्चर कर लिया था। गजनवी का एम्पायर अब डाउन हो गया था और गजनवी की जगह जो नई पावर आई थी अफगानिस्तान में, पूरा अफगानिस्तान उसके कब्जे में था। तो गजनवी की जगह जो नई पावर आई थी गौरी की थी। तो अब गौरी ने बोला भारत चलते, भारत में लूटपाट करते जैसे गजनवी ने करी थी। तो गौरी क्या करता है, पहली कोशिश करता है कि गुजरात के सोमनाथ को लूटे, कि वहाँ से बहुत वेल्थ मिलेगी। तो वो एक रूट लेता है इंडस रिवर के अराउंड। इंडस रिवर के अराउंड चलते 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 पाकिस्तान में जो हैदराबाद है, समवेयर अराउंड यहाँ तक आता है और यहाँ से बाड़मेर के साउथ से होता हुआ ये पहुँचता है इस एरिया। सॉरी, ये है जो जगह जहाँ पे लड़ाई हुई थी और ये यहाँ से यहाँ पे रूट लेके इसको अप्रोच करता है। अप्रोच अल्टीमेटली कहाँ कर रहा था? अप्रोच अल्टीमेटली यहाँ कर रहा था, सोमनाथ। और रूट क्या लेता है? रूट ये लेता है कि यहाँ से आगे बढ़ूंगा और यहाँ से आगे बढ़ के सोमनाथ पहुँचूंगा। ये उसका प्लान था। एग्जैक्टली ये वही रूट था जो गजनवी ने लिया था जब उसने सोमनाथ के ऊपर अटैक किया था। लेकिन यहाँ पे उस समय चालुक्य डायनेस्टी का रूल था और चालुक्य डायनेस्टी का उस समय रूलर था मूलराज, जिसको मूलराज सेकंड भी कहा जाता। हालांकि वो एक बच्चा था, लेकिन उसकी जो मदर थी बहुत आयरन बिल्ड थी और बड़ी ब्रेव लेडी थी, जिनका नाम नाइकी देवी था और उनके पास में एक अच्छी खासी आर्मी भी थी। और उनको गौरी के इस इन्वेजन के बारे में पहले से खबर लग गई थी। तो उन्होंने क्या किया, एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिफेंस बना दिया
जहाँ से एक्सपेक्टेड था कि गौरी आगे बढ़ेगा। देखो गौरी यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकता था क्योंकि पूरा रण ऑफ कच्छ और रेगिस्तानी इलाका है। तो गौरी को उदयपुर के दक्षिण से ही आगे बढ़ना था, अरावली के पहाड़ों से, जहाँ उसकी बड़ी आर्मी को पानी मिल सके, क्योंकि हैदराबाद तक तो उनको पानी मिलेगा, लेकिन हैदराबाद से यहाँ तक का जो एरिया है ये पूरा रेगिस्तानी एरिया है। बहुत छोटे छोटे गांव यहाँ पे आते थे और इनकी आर्मी इतनी टेरिटरी में आगे बढ़ते हुए बड़ी प्यासी होगी, तो वो यहाँ से आगे नहीं बढ़ेंगे, वो आगे यहीं से बढ़ेंगे जहाँ पे उनको खाना पानी मिल सके। तो यहीं पे इनकी आर्मी को फंसाने के लिए बड़ा ट्रैप लगाया गया था। जैसे कि आप इस नक्शे में भी देख सकते हो कि ये हैदराबाद है, दिस इज हैदराबाद, और यहाँ से आप देखो कि ये पूरा रेगिस्तानी इलाका है, ये पूरा रण ऑफ कच्छ का इलाका है। दिस एंटायर टेरिटरी, ये दिस एंटायर टेरिटरी इज अ डेजर्ट, अ वेरी अनफॉरगिविंग डेजर्ट, कि इसमें से आप आर्मी लेके नहीं आ सकते। यहाँ से अगर आपको आना है तो यहाँ से बहुत मुश्किल है आर्मी लेके आना। तो आर्मी को लाने का यही तरीका था, यहाँ से ये माउंट आबू के इलाकों से होकर ही पालनपुर वगैरह से होकर आगे बढ़ा जा सकता था। समवेयर अराउंड यहाँ पे कोई पास है, माउंटेन पास, एक तरफ आबू हिल्स है और एक तरफ मेन अरावली रेंज है। उन दोनों के बीच से एक रास्ता बनता था नेचुरली, जो यहाँ से आगे बढ़ाता था गुजरात की तरफ। और ये रास्ता कुछ ऐसा था, एक तरफ आबू हिल्स थी और एक तरफ मेन अरावली की रेंज थी, और उसके बीच के दर्रे से होकर ये सेना आगे बढ़ रही थी। जो गौरी की सेना थी उसके बीच से आगे बढ़ रही थी, और यहीं पे ये लड़ाई लड़ी गई थी, जिस गांव का नाम काया दरा या काशा दरा था। मैं लिखता हूँ इसको, बैटल ऑफ दरा, फॉट बिटवीन मूलराज सेकंड एंड मोहम्मद गौरी। जैसे कि मैंने बताया कि मूलराज तो बहुत छोटे थे उस समय, बच्चे थे, तो उनकी जो मदर थी एक्चुअली वो लीड कर रही थी, वो राजमाता थी। मैं लिख देता हूँ, इनकी मदर नाइकी देवी। एक्चुअली ये लीड कर रही थी पूरी लड़ाई को। जितना भी अलग अलग लिटरेचर्स हैं या कुछ इंस्क्रिप्शन है, उससे अपने को पता चलता है कि शी वॉज लीडिंग इट। मेरुतुंगा के अकाउंट में तो ये लिखा हुआ है कि जो नाइकी देवी थी, मूलराज तो बहुत छोटे थे, बच्चे थे, उन्होंने घोड़े पे बैठ के, नाइकी देवी ने घोड़े पे बैठ के इस लड़ाई को लीड किया और मूलराज को अपने आगे बिठाया था घोड़े पे, और मूलराज को अपने घोड़े पे आगे बिठा के पूरे डायरेक्शंस दिए थे इस लड़ाई के। प्लान ये था कि गौरी की आर्मी, जो आपको पर्पल कलर में दिखाई दे रही है, जैसे ये इस पहाड़ी दर्रे में आएगी तो येलो कलर में जो आपको दिखाई दे रही है वो मेन गुजरात की सोलंकी आर्मी थी, वो उसके ऊपर सामने से हमला कर देगी और लड़ाई में उसको एंगेज कर देगी। जब ऐसा हो रहा होगा तो इस तरफ से, ये नीले रंग में जो आपको दिखाई दे रहा है, इन पहाड़ों से उतर के चौहान्स, ये नाडौल के चौहान थे जो गुजरात के सोलंकियों के फ्यूडेटरीज थे, ये आएंगे और अटैक कर देंगे गौरी के लेफ्ट फ्लैंक से। अब गौरी सामने से सोलंकियों से लड़ रहा है और अपने लेफ्ट फ्लैंक पे उसने एक और हमला फेस कर लिया है चौहानों का, और अब वो पीछे भागेगा। जब वो पीछे भागेगा तो ऑरेंज कलर से जो आपको दिखाई दे रहा है, ये आबू के परमार थे। तो इनको ये कहा गया था कि जब गौरी की आर्मी पीछे भागेगी तो आप अटैक कर देना, तो इसको ट्रैप कर देंगे, पूरा छोड़ेंगे नहीं इसको। और ये एक्चुअली ट्रैप हो गया था, बहुत बुरी तरह से ट्रैप हुआ था। ये किसी तरह से जान बचा के निकल पाया था, बहुत सारे सोल्जर्स इसके स्लॉटर हुए थे।
ये खुद किसी तरह से जान बचा के निकल पाया था, घायल हुआ था और इस तरह ये वापस चला गया। तो इसका पहला जो अटेम्प्ट था भारत पे, दैट वाज अ बिग फेलियर। फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ वॉरी टू इन्वेट इंडिया, बैटल ऑफ कायागरा 1170 AD, बिग फेलियर फॉर मोहम्मद वॉरी, बिग सक्सेस फॉर नाई की देवी एंड मूलराज सेकंड, बहुत बड़ी सक्सेस थी। अब गौरी ने बोला कि भारत पे कभी इस रास्ते से हमला नहीं करना, क्योंकि या तो यहाँ रेगिस्तान मिलते या फिर यहाँ पहाड़ मिलते, दोनों को ही पार करना बहुत मुश्किल होता है और पहाड़ों में ट्रैप होके फंसने का खतरा होता है। तो भारत पे आगे बढ़ना है, लेकिन भारत पे आगे कहाँ से बढ़ना है? पंजाब के रास्ते। उसने बोला कि अब इंडिया के ऊपर अगर इन्वेजन करना है तो पंजाब के रास्ते करना है। क्यों? क्योंकि भाई पंजाब में बिल्कुल सपाट मैदान, पंजाब तक की टेरिटरी तो थी इनके पास ऑलरेडी, लाहौर तक तो इनका रूल वैसे ही चलता था। तो लाहौर से आगे पूरा फ्लैट एरिया, मैदानी इलाके। तो अगर यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो रेगिस्तान पार नहीं कर पाएंगे कि पानी नहीं हमारे पास, ना ही यहाँ पे इस तरह के कोई पहाड़ हैं जहाँ पे गुरिल्ला टैक्टिक्स का यूज़ करके या एम्बुश करके हमको घेरा जा सके। तो अब उसने तय किया यहाँ से आगे बढ़ेंगे। तो जैसे उसने तय किया कि वो लाहौर से आगे बढ़ेगा और यहाँ से आगे बढ़ के पंजाब के रास्ते कॉन्क्वेस्ट करेगा, तो ये जो टेरिटरी थी, ये टेरिटरी, दिस बिलोंग टू, दिस एंटायर टेरिटरी बिलोंग टू पृथ्वीराज चौहान। तो अब गौरी जिस डायरेक्शन में बढ़ रहा था तो उसका हेड ऑन कोलिजन होने वाला था पृथ्वीराज से, बट उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। उसको तो पता था कि किसी न किसी से तो कोलिजन होगा ही सही, आगे बढ़ेंगे तो उसको तो आगे बढ़ के चीज़ें जीती थी। तो उसने यहाँ पे एक भटिंडा नाम का किला था, भटिंडा नाम की जगह थी, वहाँ पे एक किला था, उसको जीत लिया और उसको जीत के अपनी एक आउटपोस्ट बना ली इंडियन टेरिटरी में या पृथ्वीराज चौहान की टेरिटरी में कि अब फर्दर इससे और आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो कि ये लड़ाई जो हुई थी, ये मैं आपको दिखाता हूँ कि गौरी ने क्या किया था। ये है लाहौर, दिस इज लाहौर, राइट। लाहौर से ही आगे बढ़ा और लाहौर से आगे बढ़ के इसने भटिंडा को जीत लिया। ये है भटिंडा। अब पृथ्वीराज चौहान जो था, उनकी टेरिटरी कहाँ तक फैली हुई है? उनकी तो पूरी यहाँ तक फैली हुई है टेरिटरी, सब उनकी टेरिटरी का था। पर अब ये फर्दर इससे आगे वॉरी नहीं बढ़ा। वॉरी इस किले को जीत के सेटिस्फाइड हो गया था और वापस चला गया था। यहाँ पे अपना गैरिसन लगा के चला गया था और गैरिसन मतलब कि किलेबंदी करके वापस चला गया था। जब पृथ्वीराज को इस बात की खबर मिली तो पृथ्वीराज की सेना आगे बढ़ी और वो आगे बढ़ी दिल्ली गुड़गांव की तरफ से, और दिल्ली गुड़गांव की तरफ से आगे बढ़ते हुए अब वो आने लगे। जब इस बात की सूचना, और पहले इनिशियली तो क्या हुआ, इनकी आर्मी आगे आई और आगे आके भटिंडा के किले को दोबारा जीत लिया। पृथ्वीराज ने भटिंडा के किले के ऊपर काउंटर अटैक करके उसको दोबारा जीत लिया और जितने भी टर्क्स थे वहाँ पे उनको मार डाला। और उसके बाद पृथ्वीराज चौहान की आर्मी वापस आ गई और यहाँ पे डेरा डाल दिया। तो ये डेवलपमेंट्स हुए थे यहाँ पे कि पहले लाहौर से आगे बढ़ के गौरी ने भटिंडा जीता, पृथ्वीराज की आर्मी आगे गई, भटिंडा पे जो टर्किश गैरिसन था उसको मारा, स्लॉटर किया और ये पीछे आ गया तराइन तरफ। अब गौरी जब दूसरी बार आया तो सीधे इनके ऊपर अटैक करने के लिए आया और यहाँ पे पहली लड़ाई हुई, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। समझ में आ गया आपको लोकेशन क्या हुआ था? अब जो फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन थी, अगेन मैंने जैसे कि बोला था बैटल में डिटेल में मिलिट्री हिस्ट्री में बताऊंगा, यहाँ पे सिर्फ बेसिक बता देता हूँ कि दोनों आर्मीज जो थी आमने सामने थी। पृथ्वीराज जो एक स्टैंडर्ड लीनियर फॉर्मेशन होता था इंडिया का, आगे हाथी खड़े हुए हैं, पीछे कैवलरी और उसके पीछे इन्फेंट्री खड़ी हुई है, वैसे खड़े थे। गौरी के फॉर्मेशंस में आगे उनके तीरंदाज खड़े हुए थे, पीछे उनकी मेन आर्मी खड़ी हुई थी।
हमला ऐसा हुआ कि पृथ्वीराज की आर्मी, जैसे कि आप इस मैप में देख सकते हो, फुल एंड फ्रंटल असॉल्ट। उस समय पृथ्वीराज की आर्मी के सेनापति थे सेनापति स्कंद। इन्होंने फुल फ्रंटल असॉल्ट के ऑर्डर्स दिए, फुल फ्रंटल असॉल्ट। आप देख सकते हो इस नक्शे में, सामने खड़े हो, और इस नक्शे में इंडियंस टूट पड़े इनके, और टर्किश आर्मी उखड़ गई, टर्किश आर्मी के पांव उखड़ गए। हाथियों का, घोड़ों का और पैदल सैनिकों का जो हमला हुआ, इसका जो मोमेंटम आया ना, वो मोमेंटम टर्किश आर्मी झेल नहीं सकी थी। अगले कुछ घंटों में टर्किश आर्मी रिट्रीट करने लग गई, उनके कई मोर्चे गिरने लग गए और रिट्रीट करने लग गए। इस मोमेंट पे मोहम्मद गौरी को भी पता चल गया था कि लड़ाई जीतना बहुत मुश्किल है, तो उसने एक आखिरी चांस लिया, और भारतीय कमांडर जो हाथी के ऊपर बैठ के कमांड कर रहा था, गोविंद राय तोमर, जो पृथ्वीराज चौहान के कजिन थे, भाला लेके उनको अटैक किया। वो भाला गोविंद राय तोमर के मुंह पे जाके लगा। गोविंद राय तोमर के कुछ दांत टूट गए, खून बहने लग गया। गोविंद राय तोमर ने देखा मेरे को भाला आके लगा कहाँ से, तो उन्होंने देखा कि घुड़सवार भाला फेंक के मुझे देख रहा है, तो इन्होंने भी अपना भाला तैयार किया, और इन्होंने अपना भाला तैयार करके उस घुड़सवार को फेंक के मारा। उसके शोल्डर पे लगी आके, गौरी के, और बुरी तरह से उसको जो झटका लगा भाले का, ऊपर से नीचे फेंका गया भाला ताकत से, बड़ा झटका लगा हो, वो भी हिले गया और अनकॉन्शियस सा हो गया। तो उसका एक स्लेव था उस समय, वो स्लेव अचानक आया और या तो गौरी गिर गया था, उसको उठा के अपने घोड़े पे बिठाया, या फिर गौरी जो अपने घोड़े के ऊपर आधा बेहोश हो गया था, तुरंत आया और गौरी के पीछे बैठा और गौरी के घोड़े को स्टीयर करके वहाँ से ले गया, और इस तरह उसकी दूसरी लड़ाई में भी जान बची। गौरी के साथ ऐसा कुछ हो रहा था जो उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो चाहता था कि वो गजनबी की तरह कॉन्क्वेस्ट हासिल करे, और उसको तो लगातार हार मिल रही थी। तो फिर वो बहुत तैयारी करके आया, और ये पूरी चीज़, अब उसके बाद उसने क्या किया ना, ये पूरी कहानी मिलिट्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया में बताऊंगा, मैं उस सीरीज़ में बताऊंगा। यहाँ पे सिर्फ मैं बता देता हूँ कि क्या हुआ था। सेकेंड बैटल ऑफ तराइन में भी लगभग यही प्रोसेस हुई थी। फिर गौरी ने भटिंडा पे अटैक किया अगले साल, फिर पृथ्वीराज चौहान की आर्मी आई, और इस बार गौरी पहले से ही तराइन पहुँच चुका था पृथ्वीराज की आर्मी को रोकने के लिए। उसी बैटलफील्ड में वो लड़ना चाहता था, क्योंकि उसको उस बैटलफील्ड का पूरा अंदाज़ा हो गया था, तो पहले ही उसने अपने आप को इस बैटलफील्ड में फॉर्म कर लिया था। और इस बार उसने अपनी आर्मी को 5 हिस्सों में डिवाइड किया था। पिछली बार देखो गौरी कैसे खड़ा हुआ, पिछली बार गौरी भी लीनियर पैटर्न में ही खड़ा हुआ, ऑलमोस्ट लीनियर पैटर्न, बस उसने एक वैनगार्ड रखा हुआ आगे। पर इस बार जब सेकंड बैटल हुआ, तो गौरी ने अपनी आर्मी को 1 2 3 4 और पीछे 5 हिस्सों में डिवाइड की। पृथ्वीराज एज यूजुअल खड़ा हुआ लीनियर पैटर्न में। गौरी नई स्ट्रैटेजी लेके आया। ये नई स्ट्रैटेजी क्या है, ये मिलिट्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया में जब टर्किश मिलिट्री सिस्टम आएगा तब बताऊंगा। इस लड़ाई का ये नतीजा रहा कि गौरी ने शॉक टैक्टिक्स का यूज़ किया, आघात समरतंत्र का यूज़ किया, और आघात समरतंत्र का उपयोग करके पृथ्वीराज को इफेक्टिवली डिफीट किया। ही वॉज ऑल्सो टेकन एज प्रिजनर ऑफ वॉर एंड प्रोबेबली लेटर किल्ड। 1192 AD की तराइन की दूसरी लड़ाई एक मील का पत्थर साबित हुई। भारत के इतिहास के आगे के राजनीतिक और सामाजिक और धार्मिक व्यवस्थाओं में बहुत बड़ा परिवर्तन है, खास तौर पे नॉर्दर्न इंडिया के अंदर। और इस्टेब्लिश होती है एक सल्तनत जो पूरे उत्तर भारत को अगले 300 साल तक डोमिनेट करके रखता है, और वही हमारा अगला चैप्टर होगा, दिल्ली सल्तनत। तो आज का जो ये ट्रांजिशनल चैप्टर था कि राजपूत पीरियड से दिल्ली सल्तनत के बीच की घटनाएं कैसे हुई, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। और जहाँ तक इस लड़ाई का सवाल है कि इस लड़ाई में एक्चुअली हुआ क्या, ये हम मिलिट्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया वाली सीरीज़ में एड्रेस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।